हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 का पहला टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह लो, या फिर इसका एक और नाम है 3 पेरेंट बेबी, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट। तो ये जो है 3 नाम इसी के हैं 3 पेरेंट बेबी के। तो ये जब जब निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं, जब निषेचन होता है, जब भ्रूण का विकास होता है, तब निषेचन की जब क्रिया होती है उसमें जैसे कि जो मादा होती है, मादा में mDNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जिसमें 37 जीन होते हैं। एंड न्यूक्लियर डीएनए होता है। न्यूक्लियर डीएनए में जो है 30,000 जीन होते हैं। तो लेकिन जो नर होता है, पुरुष में जो है 30,000 न्यूक्लियर डीएनए तो होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पुरुष में नहीं पाए जाते हैं। तो जो जब निषेचन की क्रिया होती है तो जो शिशु जन्म लेता है गर्भाशय के बाद, तो उसमें जो mDNA होता है वो उसके माता से ही प्राप्त होता है। तो mDNA की प्राप्ति, जैसे मैं हूँ तो मुझे भी mDNA जो है मेरी माता से ही मिला है। और जब निषेचन की क्रिया होती है, तो जब निषेचन होता है तो उसमें जो है 37 जीन mDNA के, जो कि मादा से, एंड न्यूक्लियर डीएनए तो मादा से 30,000 न्यूक्लियर डीएनए एंड 30,000 पिता से न्यूक्लियर डीएनए मिलते हैं। तो इससे जब निषेचन की क्रिया होती है तो इसमें जो है mDNA की जो प्राप्ति होती है वो मादा से होती है शिशु में। तो इसी को हम जो है इसी को हम कहते हैं कि जो डीएनए की आनुवंशिकता होती है वो माता से प्राप्त होती है, माता से मिलती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो mDNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें जो कुछ आनुवंशिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कोई जीन के खराबे के कारण जो है यह जीन वो हट जाता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, आनुवंशिक विकार उसी को हम कहते हैं। तो कोई जीन खराब हो जाता है या फिर कोई जीन वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मान लो 37 जीन है mDNA में, तो 36 हो गया या फिर 35 हो गया, तो उससे जो है आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो आनुवंशिक विकार के कारण जो है कई प्रकार के जो रोग हैं जन्म ले लेते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया में कोई आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो और इससे जो है सबसे अधिक जनसंख्या में जो होती हैं महिलाएं ही अधिक जो है इससे प्रभावित होती हैं। महिलाओं को ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे जो है आनुवंशिक विकार जो है झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जो है ये जो रोग होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित आनुवंशिक जो विकार है, ये सिर्फ ये मातृरेखा जो आनुवंशिकता है उसको जन्म देता है। और मातृरेखा आनुवंशिकता के द्वारा जो है ये जो रोग है बढ़ता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। एंड क्योंकि जैसे तो जो जैसे कोई स्त्री है, स्त्री के का जो है शिशु जन्म लिया, अगर वो फीमेल है तो उसमें जो mDNA है उसकी माता से प्राप्त हो। लेकिन अगर उसी स्त्री का अगर लड़का पैदा होगा तो उस लड़के में mDNA नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्त्रियों में ही बढ़ता रहता है। जैसे मेरी माता ने मुझे दिया, फिर मैं मेरे मतलब ऐसे जो है आगे ये तो ये मातृरेखा आनुवंशिकता को जन्म देता है, क्योंकि ये जो है पुरुषों में नहीं होता है mDNA, ये सिर्फ माताओं के द्वारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ता रहता है। तो ये जो आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है, इसके कारण मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, नेत्र, यकृत, मांसपेशियाँ सब जो है सब प्रभावित हो जाती हैं इस आनुवंशिक विकार के कारण। इसी को हम लाइस सिंड्रोम या फिर चार्ज सिंड्रोम जैसे जो है कई जैसे गंभीर रोग का नाम देते हैं। तो और इसके कारण जो व्यक्ति होता है वो सामान्य जो जीवन होता है वो नहीं जी पाता है, क्योंकि जो ये आनुवंशिक माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी जो आनुवंशिक विकार है वो मानसिक तौर पर जो है प्रभावित कर देता है उस व्यक्ति को। तो जो सामान्य रूप से हम जो जीवन जीते हैं वैसा वो नहीं जी पाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए 2015 में ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से संबंधित जो विकार है, जो रोग है, उसके कारण जो mDNA से संबंधित जो रोग पैदा हो रहे थे, उससे हमारा
जो है उसने जो है इसके लिए उपाय लाया कि जीन संशोधन या फिर जीन संशोधन के जरिए या फिर आनुवंशिक विकार के जरिए आनुवंशिक विकार को जो है संशोधन करके जो इसको बदला जा सकता है, इस रोग को। तो इसी प्रकार जो प्रजनन करने की जो कोशिका होती है तो उसको जो है संशोधित किया जाएगा। तो संशोधित करके जो उसमें नया जो है मतलब स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे वो आनुवंशिक विकार एंड जो है मातृरेखा जो आनुवंशिकता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है उसको ख़त्म किया जा सकेगा। तो ये ब्रिटेन ने जो है इसका जो है इलाज लाया। तो ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जो कि एमडीएनए विकार को संशोधित करने का जो इजाज़त दिया। तो इसी तकनीक को हम जो TP-IVF या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। तो इस थेरेपी के माध्यम से जो एमडीएनए है उसको जो है हटा दिया जाता है। जो खराब एमडीएनए है मतलब उस स्त्री का जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसको हटाकर एक स्वस्थ एमडीएनए जो है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें माता पिता तो होते ही हैं, इसमें एक डोनर जो होती है डोनर महिला भी होती है। तो वो जो महिला है इसमें भूमिका निभाती है एंड वो जो भ्रूण होता है भ्रूण को जो है एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रदान करती है, जिससे कि जो है जो आनुवंशिक विकार है आनुवंशिकता संबंधी जो रोग है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से जो है ये पूरी होती है। तो इसमें जो डोनर महिला है वो अपने जो है एमडीएनए को दान देती है। तो ये जो TP-IVF की जो विधि है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र और दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो ये जो 2 विधियाँ हैं इसमें होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसफ़र है ये इसमें एमडीएनए का जो बदलाव है वो निषेचन से पहले ही कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये जो है बहुत लोकप्रिय होता है, क्योंकि जो इसमें कोई खतरा नहीं होता है। जब अभी जो अंडाणु और शुक्राणु मिले ही नहीं हैं, जब अभी उनका निषेचन ही नहीं हुआ है तो उसको जो है बदलना एमडीएनए को बदलना आसान होता है। एंड जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इसमें जो है एमडीएनए का जो बदलाव होता है वो जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का बदलाव किया जाता है। तो जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनने के बाद जो है उसमें बदलाव करना एमडीएनए का बदलाव करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई खतरा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की होता है। तो इसीलिए ये जो है कम लोकप्रिय माना जाता है। तो इस प्रकार जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जो है विकार को ख़त्म किया गया। ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना जो कि एमडीएनए से संबंधित जो विकार को ख़त्म करने के लिए TP-IVF जैसे तकनीकों को विकसित किया। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम जो है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर फिंगरप्रिंटिंग एंड पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड जो बायोमेट्रिक जैसे जो है टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो पहला जो है डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है या फिर प्रोफाइलिंग कह लो। तो ये जो इसका मतलब होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थों में कई प्रकार के जो विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो आनुवंशिक विकार होते हैं उसमें जो कई जो सूक्ष्म स्तर के मतलब बहुत छोटे छोटे जो आनुवंशिक विकार पाए जाते हैं, विशेषताएं पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो है उसी के आधार पर जो है किसी व्यक्ति या फिर कोई जीव का जो है पहचान किया जाता है, तो हम उसी को फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के अध्ययन से जो उस व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है उसी को हम डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें जैसे इसमें डीएनए में कई अनुक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेड रिपीट्स एंड जो है STR शॉर्ट टर्म रिपीट्स। तो डीएनए तो इन्हीं 2 जो है विधियों के माध्यम से जो है डीएनए की समानता, इन्हीं 2 जो है अनुक्रमों के माध्यम से डीएनए की समानता अथवा अंतर के आधार पर जो है हम इसकी पहचान स्थापित करते हैं। अगर जो है जो VNTR और STR जैसे जो अनुक्रम है उसमें उस व्यक्ति में मिल जाता है तो मानो कि हाँ वो व्यक्ति वही व्यक्ति है, नहीं तो अगर अंतर आता है तो मानो कि वो व्यक्ति नहीं है। तो इसी 2 विधियों के आधार पर जो उस व्यक्ति की जो पहचान स्थापित की जाती है। तो ये जो प्रोफाइलिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो इस प्रक्रिया में जो है व्यक्ति के शरीर का कोई भी
कोई भी जो है अंग या फिर जैसे कि व्यक्ति के शरीर का कोई कोशिका हो गया, अ, अम, कोशिका हो गया, बालों की कोशिका हो गया, नाखून की कोशिका हो गया, त्वचा की कोशिका हो गया, मतलब वैसे तो हमारे पूरी बॉडी कोशिका से ही बना है। जो भी कार्य होता है हमारे बॉडी में वो कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। तो हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी कोशिका को लेकर जो है डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है। तो ये जो तकनीक है डीएनए प्रोफाइलिंग की, इसका विकास जो 1984 में किया गया था, सर एलेक्स जेफरी ने किया था, जो कि एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। तो भारत में इसका विकास जो CCMB सेंटर ऑफ सेल एंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, तो भारत में जो CCMB ने इसका विकास किया 1988 में। तो इसी प्रकार जो है जो न्यायिक मामला होता है, तो न्यायिक मामलों के लिए जब डीएनए जांच की जाती है, कोई आपराधिक मामला होता है, तो जब न्यायालय के द्वारा किया जाता है कि इसका डीएनए प्रोफाइलिंग किया, डीएनए जांच किया जाए, तो वो CDFD जो कि हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए जो है फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक में किया जाता है। तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, इसमें कई प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि PCR पॉलीमर चैन रिएक्शन। तो PCR जो तकनीक है, इसमें जो है प्रयोगशाला के द्वारा जो इसमें जो डीएनए की मात्रा होती है वो बढ़ाई जाती है। दूसरा है SBT साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो इसके द्वारा जो डीएनए है, डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, खंड होते हैं, जैसे कि NNTR STR, इन सब की जो पहचान की जाती है। तो SBT की तकनीक के द्वारा जो इसकी पहचान की जाती है, एंड PCR के द्वारा डीएनए की संख्या बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, खंड होते हैं, उनके आकार प्रकार, आणविक क्षार, आवेश, इन सभी के आधार पर जो उनको डिफाइन किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एंड जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग जो है RNA और प्रोटीन अणुओं को भी जो है वर्गीकृत करने में जो है किया जाता है। तो जो प्रोटीन के अणु होते हैं, RNA होते हैं, इनका वर्गीकृत किया जाता है। और जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है, इससे जो है RNA की जांच की जाती है। एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा प्रोटीन की जांच की जाती है। एंड जो है एक ELISA एलिजा टेस्ट है, जो एक प्रोटीन का जो प्रारंभिक स्तर पर जांच किया जाता है, और इसीलिए यह काफ़ी लोकप्रिय है। तो एलिजा टेस्ट जो है काफ़ी लोकप्रिय है। एंड तो जो HIV की जांच की जाती है, HIV की जांच जो है प्राथमिक जांच, मतलब HIV की पहले जांच जो एलिजा तकनीक के द्वारा, फिर कन्फर्मेटरी जांच जो है WBT के द्वारा की जाती है। तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, इसके उपयोग जो है कई स्तरों पर किया जाता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का जो उपयोग है, पहला उपयोग तो इसका अनुसंधान में किया जाता है। तो अनुसंधान में इसका प्रयोग जो है अपराधियों की पहचान में किया जाता है, डेड बॉडी की पहचान में, माता पिता की जो है पहचान में किया जाता है, और गैर कानूनी रूप से अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रवासी जो होता है, उसकी पहचान में किया जाता है। मतलब कोई देश से जो है कोई गैर कानूनी ढंग से कोई व्यक्ति आ गया भारत में, तो उसकी भी पहचान करने के लिए जो डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया, जैसे कि आनुवंशिक जो रोग होते हैं उनकी पहचान में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो वंश होता है, जो वंशावली होती है, पीढ़ी होती है, उसका विश्लेषण करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग का। एंड इसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण में भी किया जाता है, जैसे कि कई जो है मिलते जुलते और नस्लों की पहचान में जो इसका उपयोग किया जाता है, मिलते जुलते प्रजातियों की पहचान में। एंड इसका उपयोग जो अवैध रूप से जो तस्करी किया जाता है, उसमें जो है जानवरों की उत्पत्ति का पहचान किया जाता है कि कैसे जो है जानवर विकसित हुआ था। एंड इससे जो है GM जो फसल होते हैं, GM फसलों पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों के जो जैविक पहचान में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग जो काफ़ी लोकप्रिय है आज के समय में। और इसका हमारे मतलब कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो है पॉलियोग्राफी है,
इसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है इसमें ये किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोलते समय उसके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि और जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं जो है सूक्ष्म परिवर्तनों का जो है इस टेस्ट में विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें उस व्यक्ति के जो है जब झूठ बोलता है तो उस समय उस व्यक्ति के हृदय की जो धड़कनें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, पसीने का स्राव बढ़ जाता है, एंड शरीर का जो तापमान होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इन आधारों पर जो है, इन सभी परिवर्तनों के आधार पर जो है उस व्यक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, उस व्यक्ति के जो है बॉडी का विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। एंड इसमें जो है पोलियोग्राफी जो एक मशीन होती है और पोलियोग्राफी मशीन जैसा एक कंप्यूटर होता है जिसके ज़रिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। तो व्यक्ति जो है इसमें व्यक्ति के सच या फिर झूठ बोलने की जो है संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोलता है। अगर झूठ बोलेगा तो उसमें जो है कुछ शरीर के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर वो सच बोलेगा तो मतलब सच बोलने के केसेस में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपराध नहीं किया है लेकिन फिर भी उसका वो टेस्ट किया जाएगा पोलियोग्राफी, मतलब संभावना के स्तर पर अगर उसका वो टेस्ट किया जाएगा तो वो नहीं किया रहेगा, फिर भी वो घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो डर के मारे भी उसका जो उसमें जो ये परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि केवल अपराधी व्यक्ति में ही ऐसे परिवर्तन होंगे, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे अगर झूठ बोलेगा तो इसीलिए जो है इसको सही नहीं माना जाता है। इसीलिए जो है यह बहुत कम विश्वसनीय है, कम लोकप्रिय है। तो ये जो टेस्ट है इसको जो न्यायालय होता है किसी भी अपराध के लिए जो है अपराध में इसको साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में जो है नहीं मान्यता देता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य केवल जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान को जो एक दिशा देने के लिए किया जाता है। तो दिशा देने के लिए मतलब सबूत जुटाने के लिए जो है इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में को जो है ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों को उपयोग किया जाता है। एक तो होता है सोडियम एमाइटोल एंड सोडियम पेंटाथोल, सोडियम जो है पेंटाथोल। तो ये दो प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों का इसमें से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है रासायनिक पदार्थों को देने से जो व्यक्ति होता है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, मतलब वो सोया भी नहीं होता है पूरी तरह से और सोया भी होता है, मतलब आंखें तो बंद रहती हैं लेकिन उसका दिमाग जगा रहता है। तो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है व्यक्ति अगर ये दो रासायनिक पदार्थों का सेवन करता है तो वो जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति के जो है झूठ बोलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो है व्यक्ति झूठ बोलने की योजना ही नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है सो रहा होता है। मतलब मतलब वो जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इस वजह से जो है जो अपराध होता है उससे जुड़े जो व्यक्ति से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं उसको जो है काफ़ी हद तक जो है संभावना रहती है कि वो व्यक्ति सच ही बताएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसको भी न्यायालय साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है, मान्यता नहीं देता है। इसका भी उद्देश्य सिर्फ जो है उस अपराध को जो है दिशा देने के लिए किया जाता है, सबूत जुटाने के लिए किया जाता है। तो जो ट्रूथ सीरम है, ट्रूथ सीरम का जो प्रयोग है, इसका जो प्रभाव है शरीर पर जो बहुत अधिक घातक प्रभाव पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके अधिक मात्रा का अगर सेवन किया जाएगा तो अधिक मात्रा के सेवन के कारण जो व्यक्ति जो है कोमा में भी चला जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से ट्रूथ सीरम जैसे ट्रूथ सीरम का प्रयोग करके जो टेस्ट किया जाता है नार्को एनालिसिस, ये जो है काफ़ी जो है शारीरिक तौर पर जो है उत्पीड़न वाला टेस्ट होता है। नेक्स्ट है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग को हम ब्रेन जो है फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है EEG के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रो इनहैकोग्राम।
तो ईईजी के द्वारा जो है ईईजी की मदद से जो है ये प्रक्रिया किया जाता है। तो इसमें जो मस्तिष्क में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं हमारे मस्तिष्क में, उसका अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति से जो है अपराध से जुड़े जो है अपराध से जुड़े तथ्य होते हैं उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो इसमें जो हमारा दिमाग है उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको जो है उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो है कोई नशीला पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही कोई इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें जो है, और ना ही व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक तौर पर जो है यातनाओं को सहना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। इसमें जो है सिर्फ व्यक्ति को जो है कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है और उसके मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन करने के लिए कुछ उस पर जो है यंत्र लगा दिए जाते हैं। तो अब उस व्यक्ति को अब कंप्यूटर में जो चित्र दिखाए जाते हैं, मतलब इस प्रकार के चित्र जैसे कि चाकू, फांसी का फंदा, गड्ढा, तो इस प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। अगर वो व्यक्ति अपराध किया रहेगा तो वो जो है उस चाकू को देखकर जो है वो डर जाएगा। तो डर के मारे जो उसके मस्तिष्क के जो विद्युतीय तरंगे जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसी का विश्लेषण किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो है ये जो टेस्ट है ब्रेन मैपिंग का, ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसके द्वारा जो है काफ़ी हद तक जो है अपराध को जो है दिशा दे दिया जाता है। तो इसका भी उद्देश्य जो है अपराध को सिर्फ दिशा देने के लिए ही किया जाता है, सबूत जुटाने के लिए ही किया जाता है कि हाँ व्यक्ति वो वास्तव में अपराध किया है कि नहीं। अगर वो अपराध किया रहता है तो उसे पूछताछ की जाती है, सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो टेस्ट है इसको भी न्यायालय जो है साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो इसको भी अगर कोई व्यक्ति जो है पता भी चल जाता है, अगर ब्रेन मैपिंग में पता भी चल जाता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, तो भी उसको जो है न्यायालय साक्ष्य रूप में मान्यता नहीं देगा, क्योंकि जो है इसके कुछ लीगल एक्सपेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 में जो है तीसरा जो इसमें अध्याय है आर्टिकल 20 में, इसमें ये है कि कोई व्यक्ति से सूचना का जो प्रयोग है, कोई व्यक्ति अपना अपराध को कबूल भी करता है तो उसका जो प्रयोग है व्यक्ति के लिए जो है उसी व्यक्ति के खिलाफ जो है साक्ष्य रूप में, सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है ये एक जो है इसमें जो है प्रावधान है। इसलिए जो है इसी आधार पर जो है पोलियोग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, इन सभी को जो है साक्ष्य रूप में मान्यता नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है SMT साल्वी एंड स्टेट्स कर्नाटका में जो है ये जो न्यायिक विवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि DNA प्रोफाइलिंग, पोलियोग्राफी, नार्को एनालिसिस व्यक्ति के जो है सहमति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इन सभी के प्रयोग में जो व्यक्ति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो ये सभी जो टेस्ट किए जाते हैं उस व्यक्ति का जो परमिशन लेकर, अनुमति से ही किया जाता है, ना कि ज़बरदस्ती किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो है इसमें जब कोई किसी व्यक्ति के जो है शारीरिक और मानसिक जो लक्षण होते हैं, इसमें जो है शारीरिक और मानसिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है एंड इस तकनीक को हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो तकनीक होती है इसमें व्यक्ति के जो डेली के रहन सहन होता है, परिवर्तन होता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो दो आधारों पर किया जाता है, शारीरिक और व्यवहारिक। शारीरिक स्तर पर जो है इसमें शारीरिक जैसे कि फिंगरप्रिंट के द्वारा, फेस के द्वारा, आइरिस और रेटिना के स्कैन के द्वारा एंड जैसे कि इसका प्रयोग इसका प्रयोग जो है फिंगरप्रिंट में किया जाता है। फिंगरप्रिंटिंग के जरिए बायोमेट्रिक्स किया जाता है एंड दूसरा है फेस रिकॉग्निशन के द्वारा, फेस स्कैन करके जो है किया जाता है और आइरिस और रेटिना का जो है स्कैन करके भी किया जाता है, क्योंकि जो इससे
काफ़ी जो है इससे वास्तविकता की पता चलती है। एंड हाथों की जो नसें होती हैं उससे किया जाता है। तो इस प्रकार जो है फिज़िकली ये टेस्ट किया जाता है। दूसरा है बिहेवियरली। बिहेवियर में हमारा सिग्नेचर, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, इन सभी आधारों पर जो है व्यवहारिक असर पर जो बायोमेट्रिक्स की पहचान की जाती है। तो बायोमेट्रिक्स का जो उपयोग है, इसका उपयोग किसी भी नागरिक के जो है डिजिटल पहचान में किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड में, एटीएम में, इन सभी की पहचानों में जो व्यक्ति के जो है नागरिकों की पहचान के लिए जो बायोमेट्रिक्स किया जाता है। दूसरा है बायोमेट्रिक्स बैंकिंग, बायोमेट्रिक्स एटीएम में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इसका प्रयोग जो सुरक्षित ई कॉमर्स, सुरक्षित ई नेटवर्क में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम की रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है दफ्तरों और जो है विभागों की उपस्थिति दर्ज करने में भी किया जाता है। मतलब इसका उपयोग जैसे जो दफ्तर होता है उसमें कर्मचारियों की जो उपस्थिति दर्ज करने में किया जाता है कि कौन कौन से कर्मचारी आज आए थे। तो इस आधार पर जो बायोमेट्रिक्स काफ़ी उपयोगी होता है। एंड इसके द्वारा जो अपराध अनुसंधान होता है और सामाजिक सुरक्षा होती है उसमें भी मदद मिलती है, क्योंकि जो इससे जो है एक सुरक्षा की स्थिति रहती है। कोई इसमें जो है अपराध नहीं हो पाता है, कोई जो है स्कैम नहीं हो पाता है। एंड स्वास्थ्य देखभाल में भी यह उपयोगी होता है। तो इसके जो है कई आधारों पर जो इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि इसके ये जो है बायोमेट्रिक जो है काफ़ी जो है अद्वितीय है। मतलब ये जो है काफ़ी सुरक्षित होता है, सुरक्षा के मामले में जो है काफ़ी उपयोगी होता है। एंड ये जो है व्यक्ति को कई प्रकार की सुविधाएं देता है। एंड ये जो है सुरक्षा के स्तर पर भी काफ़ी उपयोगी होता है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक में कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जैसे इसमें कुछ तकनीकी जो है समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है बहुत महंगे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर जो इसमें पूंजी की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। एंड डेटा की स्टोरेज एंड सुरक्षा का मामला सामने आता है, क्योंकि जो इसमें व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत जानकारियों को जो है स्कैन किया जाता है। तो इस आधार पर जो व्यक्तिगत जो है सुरक्षा के मामलों को लेकर जो है संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जो इसमें प्राइवेसी के जो मुद्दे होते हैं वो भी उठते रहते हैं। क्योंकि जो है इसमें जो है फेस रिकॉग्निशन, आइरिस एंड रेटिना, हैंड सिग्नेचर, इन सभी आधारों पर जो है व्यक्ति की पहचान की जाती है, बायोमेट्रिक्स के द्वारा जांच की जाती है। तो इन आधारों पर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारियाँ होती हैं, प्राइवेसी होती है, उसका उल्लंघन माना जाता है एक स्तर पर। तो अभी हाल ही में देखें करंट में, तो भारतीय जो हवाई अड्डा है उस पर बायोमेट्रिक्स पर आधारित जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डीजी उत्तरा प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो इसमें जो हवाई यात्रियाँ होती हैं, हवाई यात्रियों का पहचान जो है कैमरे से किया जाएगा। तो मतलब एक कैमरा लगा रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे और उस कैमरे में जो उस व्यक्ति की जो पूरा उसका जो स्कैन कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को। तो उस कैमरे के द्वारा जो है उसका फेस रिकॉग्निशन, उसका पहचान हो जाएगा। तो जो बायोमेट्रिक्स है इसमें आंकड़ों के उपयोग के संदर्भ में नागरिकों की जो है निजता के मुद्दे सामने आते रहते हैं, क्योंकि जो है कोई व्यक्ति अगर अपना फेस रिकॉग्निशन नहीं कराना चाहता है तो वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, उसका व्यक्तिगत मामला है। उसे ज़बरदस्ती जो है उस कैमरे के द्वारा जो उस व्यक्ति को स्कैन कर लिया जाता है, जबकि वो व्यक्ति नहीं अपना फेस रिकॉग्निशन कराना चाहता है। तो फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा व्यक्ति के जो है गतिविधियों पर नज़र रखा जाता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये जो है एक तरह से जो है सच में व्यक्ति की गरिमा का मामला आ जाता है। कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, फिर वो उस कैमरे की मदद से जो उस व्यक्ति के सभी मोमेंट्स को, सभी गतिविधियों को स्कैन कर लिया जाता है। तो एक तरह से व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है। इस वजह से ये मुद्दे सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार हाल ही में अमेरिका में टीएसए एक कंपनी है। टीएसए ने जो कुछ हवाई अड्डे जो वहाँ पे हैं, हवाई अड्डों पर फेस रिकॉग्निशन और मोबाइल डिजिटल
लाइसेंस और जो है मोबाइल डिजिटल लाइसेंस को जो है स्वीकार किया। तो इस आधार पर जो है जो यात्रियां हैं हवाई अड्डों के, उनको अपनी पहचान बताने के लिए उनको जो है पासपोर्ट की जो प्रमाणिकता देने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। उनको जो है फेस रिकॉग्निशन की मदद से ही वो उनको जो है कर लिया जाता है। तो इस वजह से जो है ये तकनीक का प्रयोग जो अमेरिका में भी विकसित हुआ है, फेस रिकॉग्निशन एंड मोबाइल डिजिटल लाइसेंस का। तो बायोमेट्रिक्स का उपयोग वर्तमान समय में जो है बहुत अधिक स्तर पर जो है किया जाता है, हर जगह किया जाता है। जैसे हम कोई एग्जाम्स देने भी जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा फेस रिकॉग्निशन, आइरिस एंड रेटिना स्कैन होता है, हमारा सिग्नेचर लिया जाता है, एंड हमारे जो है फिंगर के जो वेंस होते हैं उनको लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है। तो कई आधार पर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें जो है सुरक्षा के लिए जो है कई स्तर पर जो है कि कोई जो है अपराध ना हो जाए, तो इस स्तर पर जो बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है, हर जगह किया जा रहा है आजकल। तो हमारे फ़ोन में भी बायोमेट्रिक्स है। अगर हम फ़ोन पे भी गूगल पे, फ़ोन पे खोलते हैं तो उसमें जो हमारा फिंगरप्रिंट लगता है, फिंगरप्रिंट मतलब वो एक तरह से जो हमारी सुरक्षा के लिए, ये एक सुरक्षा के मामले में जो काफ़ी लोकप्रिय जो तकनीक हो जाता है बायोमेट्रिक्स। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर 11th का जो पहला टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी जो है इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीन चिकित्सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीनोम एडिटिंग पर जो है आधारित एक चिकित्सीय विधि होता है, जिसमें जो है व्यक्ति के जो है इसमें जो कई आनुवांशिक रोगों का जो इलाज किया जाता है। तो जीन चिकित्सा के में जो है 2 विधियों का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो पहला विधि है कि रोग के लिए जो उस रोग के लिए जो जीन उत्तरदायी है, जिस जीन के कारण जो वो रोग हुआ है उस जीन को जो है जीनोम को हटा दिया जाता है। दूसरा ये है कि जिस रोग के लिए जो है जीन उत्तरदायी है उसको जो है स्वस्थ जीन से जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसको स्वस्थ जीन में बदल दिया जाता है। उस जीन को हटाकर जो स्वस्थ जीन को उसमें डाल दिया जाता है। तो इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कार्य है रिस्ट्रिक्शन, ये जो कार्य है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियम लाइगेज या लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो है इसका उपयोग करके किया जाता है। तो जो जीन ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र के लिए जो है जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक संवाहक और वेक्टर का मदद लिया जाता है। तो संवाहक और वेक्टर के रूप में जो वायरस का मदद लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वायरस की मदद से जो है वायरस एक संवाहक के रूप में कार्य करता है, जिसकी मदद से जो है जेने को ट्रांसफ़र किया जाता है, हटाया जाता है। तो जो जीन चिकित्सा है इसमें जो स्टेम सेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्टेम सेल का जो प्रयोग है कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में जो है स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। तो जो जीन चिकित्सा है इसका प्रथम जो सफल परीक्षण है 1990 में किया गया, एंड जो कि डॉक्टर फ्रेंच एडरसन के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया। उन्होंने इस विधि से जो है SCID, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़, तो SCID का जो उपचार किया उन्होंने इस जो है जीन थेरेपी से। तो इस रोग से जो है व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, SCID रोग से व्यक्ति की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति जो रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसी को हम बबल बॉय सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जीन चिकित्सा जो है इसमें जीन चिकित्सा को जो है दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो कायिक कोशिका है, दूसरा प्रजनन कोशिका है। तो कायिक कोशिका का जो प्रभाव है सिर्फ उसी व्यक्ति तक रहता है, आगे किसी भी पीढ़ी तक इसका प्रभाव नहीं जाता है, और इसीलिए ये जो है सुरक्षा के स्तर पर उपलब्ध होता है। और जो प्रजनन कोशिका है इसका जो प्रभाव है पीढ़ियों में भी देखने को मिलता है, इसीलिए यह विवादित होता है और प्रतिबंधित है। तो जीन चिकित्सा जो है इसकी जो सफलता दर जो बहुत कम है,
तो इसका सफलता दर बहुत कम होने के कारण विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इसे उपचार के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। उसमें भारत भी शामिल है। भारत इसको उपचार के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो लेकिन जो है चिकित्सीय परीक्षण के तौर पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए जो है जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, नहीं कि ना कि उपचार के लिए। लेकिन अमेरिका, यूरोप और जो है चाइना जैसे जो देश हैं कुछ रोगों के संदर्भ में जो है वो इस चिकित्सा को जो है व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देते हैं एंड इसको जो है उपचार के रूप में जो मान्यता देते हैं। जैसे कि कैम्ब्रिया जो है रक्त कैंसर के उपचार में जो उपयोग किया जाता है एंड जोलिंजमा इसका जो है स्पाइनल मसल्स जो है एथ्रोपी में जो के उपचार करने में जो इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो 3 देश हैं ये जो जीन थेरेपी के जो उपयोग जीन थेरेपी का उपयोग जो है चिकित्सा के स्तर पर इसका उपयोग करते हैं, उपचार के स्तर पर एंड लेकिन वर्तमान में जो है क्रिस्पर कैस9 जो कि जीनोम संशोधन पर एक आधारित सटीक और जो है सरल तकनीक है। तो क्रिस्पर कैस9 स्थापित हुआ जिसके कारण जो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुत अधिक जो है हमें प्रगति देखने को मिली है। तो भारत में जीन चिकित्सा की स्थिति क्या है? तो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जो है प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर है। तो इस क्षेत्र में लगभग 10 भारतीय जो प्रयोगशालाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। तो लेकिन 10 प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। तो इस तरह भारत एशिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारतीय प्रयोगशालाएं जो जीन चिकित्सा का भारतीय प्रयोगशाला में जीन चिकित्सा करने का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कैंसर के इलाज के लिए जो है नई कैंसर के उपचार के लिए नई पद्धतियों, नई तकनीकों को जो विकसित करना, खोजना। तो जीन चिकित्सा जो है अनुसंधान को दिशा देने के लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जो है नए दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया कि जो है जीन चिकित्सा का प्रयोग जो है उपचार के स्तर पर नहीं किया जाए, इसका प्रयोग सिर्फ परीक्षण के स्तर पर ही किया जाएगा। तो इस उपचार की जो है इतनी विश्वसनीयता और इतनी मांग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जो है इसके आयात करने पर जो है 0 GST की घोषणा की। मतलब अगर जीन चिकित्सा का अगर आयात किया जाएगा, दूसरे देशों से इस तकनीक को विकसित किया जाएगा, लाया जाएगा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो लेकिन जो है तो नेक्स्ट है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर जो कैस9 है एक जीनोम संशोधन की ये नई विधि है, नई विधि के रूप में विकसित हुआ है। तो क्रिस्पर कैस9 को हम जीनोम एडिटिंग टूल भी कहते हैं। तो इसमें जो क्रिस्पर होता है वो DNA का एक खंड होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के रूप में जो है बैक्टीरिया में जो है यह क्रिस्पर पाया जाता है। लेकिन जो कैस9 है, कैस9 जो है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 और जो है ये जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है एंड इसमें जो gRNA जो होता है गाइड RNA के रूप में इसमें मौजूद होता है। तो ये जो जीनोम एडिटिंग है यह जो है जीनोम संशोधन की जो है सरल तकनीक है और बहुत जो है सटीक प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसमें संशोधन किया जाता है। तो ये जो क्रिस्पर कैस9 है ये जो जीवाणुओं में पाया जाता है। तो ये जीवाणुओं में पाए जाने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा जीवाणु, विषाणु के आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली की जो है प्राप्ति की। तो इसका जो खोज है इसकी खोज 1986 में की गई और ई कोलाई जीवाणु पर जो है में जो है इसकी खोज की गई एंड क्रिस्पर कैस9 को जो है एक 2006 से 2007 में जो है इसका बहुत बड़े स्तर पर इसका अध्ययन किया गया। तब 2012 में इसे मानव संशोधन विधि के रूप में जो है विकसित किया गया। लेकिन क्रिस्पर कैस9 को जो है उस दशक की जो है सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में माना गया एंड 2020 में जो है रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया इमैनुअल कारपेंटर एंड जो है जेनिफर डोंडा को, इन दोनों को जो है इस खोज के बदले जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्रिस्पर कैस9 जो है इसके कई लाभ हुए हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा जो लाभ है जीन चिकित्सा क्षेत्र में मिल रहा है। तो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है प्रयोग किया जा रहा है एंड इसके द्वारा जो कैंसर का सफल उपचार भी किया गया है।
एंड इससे जो है जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों में HIV से संबंधित जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके प्रभाव को विकसित करने में जो है ये इसका प्रयोग किया जाता है। एंड क्रिस्पर Cas9 जो है कार्य इसका कृषि क्षेत्र में जो है इसके प्रयोग से जो है बहुत कम समय में ही GM फसलों का विकास किया जा सकता है। एंड इसी प्रकार अमेरिका में इससे जो है शैरलॉक बायोसाइंस नामक संस्थान ने क्रिस्पर Cas9 पर आधारित जो कोविड-19 जैसे जांच किट के विकास किया। एंड इसके द्वारा कोविड-19 और अन्य जो है विषाणु जनित जो रोग हैं, विषाणु से संबंधित जो रोग हैं, उन रोगों के संदर्भ में जो है अस्थायी जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो प्राप्ति की जाती है। तो इसी प्रकार कैलिफोर्निया में स्थित वैज्ञानिक थे। कैलिफोर्निया में स्थित वैज्ञानिकों ने जो मच्छर हैं, मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्रिस्पर Cas9 पर आधारित जो है PGSIT नामक तकनीक को विकसित किया, जिससे जो है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोगों का जो है इलाज किया जा सकता है। इसी प्रकार क्रिस्पर Cas9 के द्वारा जो है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों को जो है आनुवंशिक जो उनमें रोग होते हैं उनमें बदलाव करके उनका औद्योगिक उपयोग जो है, औद्योगिक उपयोग करने का, व्यावसायिक उपयोग करने का जो माध्यम है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये जो मानव उपयोग के लिए जो है प्रोटीन, एंजाइम, जैव अणु, जैव रंजक, जैव ईंधन आदि जो है सब प्रदान करता है। तो इसलिए जो है क्रिस्पर Cas9 जो है वर्तमान समय में जो है जीनोम टूल के रूप में जो है जानी जाती है, जीनोम एडिटिंग टूल के रूप में, और इसका प्रयोग जो है बड़े असर पर किया जाता है। एंड इसके कई प्रकार की जो है इसमें जो है कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि अगर जो जीनोम एडिटिंग है यह जो है यह डिजाइनर बेबी की जो संकल्पना है उसको बढ़ावा देता है। एंड मानव भ्रूण पर इसका प्रयोग करना प्रतिबंधित है। एंड इस पर जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत अधिक महंगी है, इसलिए जो है इसका जो लाभ है केवल धनी वर्ग के व्यक्ति ही उठा पाते हैं इसका लाभ। तो इस वजह से जो है जीनोम एडिटिंग का प्रयोग जो है एक चिकित्सीय विधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग जो है इसमें दो मेथड है, एक नॉकडाउन मेथड, एक नॉकआउट मेथड। तो नॉकडाउन में जो है DNA इंटरफेरेंस एंड जो है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है। एंड नॉकआउट मेथड में क्रिस्पर Cas9 जैसे टेक्निक है। तो जो नॉक आउट डाउन मेथड है इसमें जो जीन को हटाया नहीं जाता बल्कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है इस पर रोक दी जाती है। एंड नॉकडाउन मेथड में, नॉकआउट मेथड में इसमें जीनोम को जो है परिवर्तित किया जाता है, खराब जीन को हटा दिया जाता है। तो जीन RNA जो इंटरफेरेंस है, RNA जो टेक्नोलॉजी है, हम जानते हैं कि पहले DNA जो है DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये जो तकनीक है प्रयोगशाला में RNA इंटरफेरेंस जो प्रयोगशाला के द्वारा निर्मित की जाती है। एंड द्विकुंडलीय DNA की जो संरचना है उसके द्वारा जो है जीन के द्वारा जो है बनाई जाती है। एंड इसमें जो mRNA को जो नष्ट कर दिया जाता है, इसके बाद जो प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। एंड प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो इस वजह से जो है रोग का उपचार करना जो संभव हो पाता है। तो यह जीन जो है साइलेंसिंग की जो है आधुनिक और बहुत अधिक प्रभावी तकनीक है। इसके प्रयोग से जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर को जो कम करने और जो है एड्स के उपचार में जो मदद मिलती है। एंड RNA इंटरफेरेंस तकनीक द्वारा जो कोविड-19 के मरीजों और को जो है एंटीवायरल प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए जो है टीके दिए गए। तो इसलिए जो RNA इंटरफेरेंस जो काफ़ी उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जो तकनीक है यह एक कुंडलित RNA की संरचना पर आधारित होती है। एंड mRNA से जुड़ जाता है और इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है इसमें भी रोक दी जाती है। और यह काफ़ी पुरानी और सटीक तकनीक है। यह जो प्रणाली है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कोशिकाओं की जो है प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करके जो इलाज किया जाता है, इसका प्रयोग जो फ्लेवर सेवर प्रजाति का निर्माण किया जाता है इसके प्रयोग से। तो फ्लेवर सेवर जो कि मानव इतिहास का जो सबसे पहला जो GM फसल माना जाता है,
एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो वर्तमान समय में जो काफ़ी स्तर पर जो किया जाता है, इसका भी प्रयोग जैसे जो है